आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। तो इससे पिछली वाली जो क्लास थी वो हमने प्राइवेट की हुई है, ठीक है। तो उसमें हमने सेंटर स्टेट रिलेशन जो है वो स्टार्ट किया था और मैंने आपको उसमें 3 पॉइंट्स जो है वो लिखवाए थे, जिसमें से हमने एक पॉइंट जो डिस्कस कर लिया था। फर्स्ट पॉइंट हमने किया था गवर्नर के बारे में, ठीक है, तो वो सारा हमने डिस्कस कर लिया था। सेकंड पॉइंट मैंने आपको लिखवाया था रिजर्वेशन ऑफ बिल्स, वो आज डिस्कस करेंगे। थर्ड पॉइंट मैंने आपको लिखवाया था प्रेसिडेंट रूल, वो भी आज डिस्कस करेंगे। और उसमें एक पॉइंट और ऐड कर दो, गवर्नर्स रोल इन अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर। जो 3 पॉइंट्स हमने किए थे, एक पॉइंट और उसमें ऐड कर लो। ये जो चौथा पॉइंट है ये भी आज डिस्कस करेंगे। चौथा पॉइंट है आपका गवर्नर्स रोल इन अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर, CM। तो सेंटर स्टेट रिलेशंस में आपका सेकंड टॉपिक है आज का। फर्स्ट टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर और रिमूवल ऑफ गवर्नर जो है, गवर्नर के बारे में सब कुछ जो है वो हमने डिस्कस किया था। क्या क्या गवर्नर के ऑफिस के साथ क्या क्या इश्यूज जो है वो हमने डिस्कस किए थे। अब सेकंड टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, रिजर्वेशन ऑफ बिल्स, ठीक है। ये जो क्लास होगी ये पब्लिक रहेगी, ठीक है। तो रिजर्वेशन ऑफ बिल्स में जो है, जब भी आपका जो स्टेट की जो आपकी लेजिस्लेचर जो होती है वो कोई भी बिल अगर बनाती है, और जैसा कि मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि ये जो आपका गवर्नर वाला सिस्टम है ये बहुत पुराना है। जैसे अंग्रेज जो है वो यहाँ पे अपना एक रेजिडेंट जो है वो छोड़ जाया करते थे ताकि वो जो है वो नजर रख सके। सेम काम जो है वो गवर्नर का होता है, वो सेंटर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है और नजर रखने के लिए ये अपॉइंट जो है वो किया जाता है, ठीक है। अब जो स्टेट आपकी गवर्नमेंट जो है, अब वो कोई भी अगर बिल बनाती है और गवर्नर को लगता है कि वो सेंटर के साथ अलाइन जो है वो बिल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो आइडियोलॉजी जो है अगर उसके साथ अलाइन नहीं कर रहा, तो वो अपनी डिस्क्रिशन के ऊपर उस बिल को रिजर्व जो है वो करके रख सकता है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आती है, इसमें मेन इशू जो है वो क्या है, कई बार बिल्स जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि वो जो है वो लोगों की भलाई के लिए जो है वो बनाए जाते हैं। लेकिन अब अगर बिल जो है वो एक बार जो है गवर्नर जो है वो रिजर्व कर ले, अब उसके ऊपर कोई जो है टाइम लिमिट जो है वो नहीं रखी गई है, ठीक है। बिल्स जो होते हैं वो रिजर्व जो है ऐसे ही पड़े रहते हैं और ना प्रेसिडेंट ऑफिस की तरफ से जो है, प्रेसिडेंट के ऑफिस की तरफ से उसके रिगार्डिंग जो है कोई भी रिप्लाई जो है वो आता है कि इस बिल को पास कर दो, अमेंड कर दो, या जो है कंप्लीटली जो है उसको स्क्वैश जो है वो कर दो। कोई भी आंसर जो है वो नहीं आता, वो बिल जो है वो एज इट इज ही जो है वो पड़ा रहता है। जिस वजह से सफर किनको करना पड़ता है, सफर जो है आम नागरिक जो है उनको सफर जो है वो करना पड़ता है। इस वजह से ये एक इशू है रिजर्वेशन ऑफ बिल्स के ऊपर। अब इसके ऊपर पुंची कमीशन जो है उन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस जो है वो दी है, ठीक है। तो वो रिकमेंडेशंस जो है वो लिखते हैं। देन नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि गवर्नर का क्या रोल होगा अपॉइंटमेंट ऑफ CM में, वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब सेकंड हेडिंग डालो, अपनी सेकंड पॉइंट लिखो, रिजर्वेशन ऑफ बिल्स, रिजर्वेशन ऑफ बिल्स लिखो। इसमें रिकमेंडेशन ऑफ पुंची कमीशन, रिकमेंडेशंस ऑफ पुंची कमीशन लिखो। द टाइम लिमिट फॉर द टाइम लिमिट फॉर 6 months prescribed for state legislature to act on president's message on a reserved bill should be replicated and there should be a time limit over president also to decide on giving assent or rejecting the bill, ठीक है। अब मान लो गवर्नर जो है उसने एक बार के लिए बिल जो है वो रिजर्व कर दिया, अब वो बिल जो होता है वो प्रेसिडेंट ऑफिस के पास चला जाता है। अगर प्रेसिडेंट वहां पे जो है
कुछ भी उसमें जो है चेंजेस करने के लिए भेजते हैं, बिल को वापस भेज देते हैं, तो वो चेंजेस जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर को 6 महीने के अंदर अंदर चेंज करके वो बिल जो है वो दोबारा से पास करना होता है। ठीक है, अब पंची कमीशन क्या कहता है कि ये जो 6 महीने का टाइम आप स्टेट लेजिस्लेचर को दे रहे हो, स्टेट लेजिस्लेचर लोगों की भलाई के लिए काम करना चाहती थी, तभी तो उसने वो बिल जो है वो बनाया। ठीक है, तो वो जो 6 महीने का टाइम जो है वो आप स्टेट लेजिस्लेचर को दे रहे हो, उसको खत्म करो, रादर प्रेसिडेंट को टाइम दो कि आप 6 महीने के अंदर अंदर अगर कोई भी बिल जो है वो रिजर्व करके आपके पास भेजा जाता है तो उसका आंसर 6 महीने के अंदर अंदर जो है वो आपको देना है। ठीक है, प्रेसिडेंट के पास वो बिल्स जो है वो एज इट इज ही पड़े रहते हैं कई सालों तक, 10-10, 20-20 सालों तक जो है वो बिल जो है वो एज इट इज ही पड़े रहता है, क्योंकि जो है इसके ऊपर कोई भी टाइम लिमिट जो है वो रखी नहीं गई है, तो वो बिल जो है वो उसको एज इट इज ही जो है वो अपने पास रख लेते हैं। ठीक है, जिसको पॉकेट वीटो भी जो है वो कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट फुल स्टॉप डाल के पैरा चेंज करके लिखो, द गवर्नर शुड एक्ट, the governor should act accordingly and make his decision of a bill within a maximum period of 6 months after submission to him, ठीक है, जब हम पार्लियामेंट कर रहे थे तब मैंने ये बिल जो है वो किस तरीके से पास होता है वो सारा प्रोसीजर जो है वो मैंने आपको अच्छे से बताया था। ठीक है, एक बार दोबारा देख लेते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर के अकॉर्डिंग भी बता देता हूं। ठीक है, तो होता क्या है कि सेंट्रल लेजिस्लेचर में यानी कि पार्लियामेंट में क्या होता है, आपका बिल जो है सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया जाता है किसी भी हाउस में, जो है डिपेंड करता है बिल कौन सा है, तो उसके अकॉर्डिंग जिस हाउस में इंट्रोड्यूस होना होगा उस हाउस में हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है तो वो जो है वो आपका लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, तो लोकसभा में बिल इंट्रोड्यूस होगा, देन वो क्या करेगा, यहाँ पे बिल जो है उसके ऊपर वोटिंग वगैरह जो है वो होगी, पहले बिल की डिस्कशन वगैरह जो है वो सब होगा, देन उसके ऊपर वोटिंग जो है वो की जाएगी, देन बिल जो है वो आपका सेकंड हाउस में जाएगा। ठीक है, सेकंड हाउस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के अकॉर्डिंग सेकंड हाउस कौन सा बनता है आपका, राज्यसभा। ठीक है, वहां पे जाएगा, वहां पे वहीं पे इसके ऊपर डिस्कशन होगी, अगर जो है क्या कहते हैं, क्योंकि इसमें ज्वाइंट सेटिंग नहीं होती है, अगर राज्यसभा कह दे कि हम जो है हम इस बिल के ऊपर राजी नहीं है, तब दोनों के बीच में ज्वाइंट सेटिंग होगी। और दोबारा बता रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में ज्वाइंट सेटिंग जो है वो नहीं होती। ठीक है, बिल टू बिल डिपेंड करता है, अगर बिल ऐसा होगा जिसके ऊपर ज्वाइंट सेटिंग हो सकती होगी, अगर सेकंड हाउस जो है वो मना कर देगा कि हमें जो है ये बिल की जो आपके क्लॉजेस जो है वो हमें पसंद नहीं है, तो उसके ऊपर ज्वाइंट सेटिंग होगी, देन वो जो है वो बिल जो है वो पास हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों हाउसेस में बिल पास हो गया, अब वो बिल जो जाता है वो जाता है प्रेसिडेंट के पास, जब प्रेसिडेंट जो है उसके ऊपर हस्ताक्षर कर देते हैं, जब तब जाके वो बिल जो है वो एक्ट बन जाता है। ठीक है, तो यानी कि क्या हुआ कि आपके हाउस में बिल पास हुआ, ठीक है, वोटिंग हुई, पास हुआ, देन प्रेसिडेंट के पास गया, देन वो प्रेसिडेंट अपना एसेंट देंगे, देन वो बिल जो है वो पास होगा। ठीक है, अब आते हैं स्टेट्स में। स्टेट्स में भी सेम प्रोसीजर जो है वो फॉलो होता है। ठीक है, आपकी कुछ स्टेट्स जो है वो ऐसी हैं जिनमें सेकंड हाउस जो है वो प्रेजेंट होता है, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में एक ही हाउस होता है। ठीक है, जिसको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो कहा जाता है, जहां पे 2 हाउसेज होते हैं उसको स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो कहा जाता है। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं कंफ्यूजन के लिए। ठीक है, आपका स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई भी बिल जो है वो पास किया, ठीक है, यानी कि स्टेट असेंबली में वो बिल जो है वो पास हो गया, अब वो बिल जो है वो किसके पास जाएगा, गवर्नर के पास। ठीक है, अब गवर्नर क्या कर सकता है, यहाँ पे या तो उसके ऊपर एसेंट जो है अपना वो दे सकता है, या फिर वो क्या कर सकता है, जो है वो बिल जो है उसमें चेंजेस करने के लिए बोल सकता है, स्टेट जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली दोबारा से उसमें चेंजेस करके जो बिल जो है गवर्नर के पास भेजेगी, गवर्नर को उसके ऊपर साइन जो है वो करने होंगे। ठीक है, एक चीज। तीसरी चीज गवर्नर क्या कर सकता है, उसको रख सकता है, रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है, वो ये कह के कि इसके ऊपर जो है मैं ये बिल जो है मैं रिजर्व करता हूं, ये बिल जो है देन प्रेसिडेंट के पास जाएगा, और वो प्रेसिडेंट जो है आगे प्रेसिडेंट की मर्जी होती है, अपने पास रख लें, ठीक है, वापस भेज दें। जो करंट रूल्स हैं उसमें उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, या तो प्रेसिडेंट अपने पास रख लेते हैं, या वो चेंजेस सजेस्ट करके जो है वो बिल जो है वापस गवर्नर के पास भेज देते हैं, गवर्नर जो है वो वापस बिल जो है स्टेट असेंबली के पास भेज देता है। स्टेट असेंबली के पास जो है 6 मंथ्स होते हैं, वो जो चेंजेस करने को बोले गए हैं उन चेंजेस को करके दोबारा से बिल पास करके गवर्नर के पास भेजा जाए। ठीक है, देन जाके वो बिल जो है वो पास होता है। ठीक है, करंट सिचुएशन ये चल रही है। पंची कमीशन क्या कहता है कि एक तो जो आप प्रेसिडेंट को बिल भेज रहे हो, ठीक है, सबसे पहले तो गवर्नर जो है उसको 6 महीने के अंदर अंदर
बिल जो है या तो उसको पास करें या फिर बताएं इनको कि क्या चेंजेस आपको करने हैं, ताकि वो चेंजेस करके जो है वो बिल जो है दोबारा से पास करवा सकें। पहली रिकमेंडेशन पंची कमीशन ये देता है। सेकंड रिकमेंडेशन पंची कमीशन क्या कहता है, वो कहता है कि जो प्रेजेंट के पास जो आप बिल भेज रहे हो और प्रेजेंट वापस उस बिल को भेज रहा है, तो वो साथ में कह रहा है कि 6 महीने के अंदर अंदर उन चेंजेस को जो है वो करना चाहिए। तो ये 6 महीने वाला क्लॉज जो है वो खत्म करो, एक बात। दूसरी बात, जो प्रेजेंट के पास बिल जा रहा है, प्रेजेंट की ये ड्यूटी बनती है कि उसको 6 महीने के अंदर अंदर क्लियर करे, ताकि उसके ऊपर साइन करे या जो भी कुछ करना है वो करके जो है वो वापस करके इनको बताए कि आपको ये चेंजेस जो है वो करने हैं, लेकिन ये सारा काम जो है वो 6 महीने के अंदर अंदर हो। ठीक है, तो ये रिकमेंडेशंस है पंची कमीशन की। और मैंने कल की क्लास में भी, जो प्राइवेट थी हमारी क्लास, उसमें भी बताया था कि रिकमेंडेशन जो है ये सिर्फ रिकमेंडेशंस ही रह जाती हैं, जरूरी नहीं है कि इनके ऊपर जो है इनको जो है वो लागू किया जाए। ठीक है, तो ये रिकमेंडेशंस होती हैं। जो करंट रूल चल रहा है वो भी मैंने आपको बता दिया, और जो रिकमेंडेशन जो है वो भी आपने लिख ली। ठीक है, तो ये इश्यूज हैं आपके रिजर्वेशन ऑफ बिल को लेके स्टेट में। ठीक है, और ये रिकमेंडेशन जो है ये पंची कमीशन ने ये दी है। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि रिजर्वेशन ऑफ बिल्स में या बिल से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज है हमारे पार्लियामेंट में, तो वो इश्यूज जो है वो आपको लिखने हैं, एंड देन उसके ऊपर रिकमेंडेशंस जो दी गई हैं कमेटीज के द्वारा वो लिखनी है। ठीक है, तो पंची कमीशन की अपनी रिकमेंडेशन जो है वो लिख ली। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, गवर्नर्स रोल इन अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर। गवर्नर्स रोल इन अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर। अब इसमें क्या होता है, जब भी आपकी स्टेट्स होती हैं उसमें इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, तो मान लो पार्टी 1, पार्टी 2, पार्टी 3। ठीक है, तो ये 3 पार्टीज जो है इन्होंने इलेक्शन जो है वो लड़े। हाइपोथेटिकली मान लेते हैं, पंजाब का एग्जांपल ले लेते हैं, तो पार्टी 1 हो गई आपकी कांग्रेस, पार्टी 2 हो गई आपकी बीजेपी प्लस अकाली, और पार्टी 3 हो गई आपकी आम आदमी पार्टी। ठीक है, तो इन तीनों ने इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट किए, और बीच में ये मान लेते हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे कुछ। ठीक है, ये नीटू छटरावाला वगैरह वगैरह। ठीक है, इन्होंने मिलके ये जो है ये भी खड़े हुए थे। ठीक है, तो ये सब चारों ने जो है पंजाब में इलेक्शंस जो है वो कंटेस्ट करवाए। देन उसके बाद क्या हुआ कि जनरली क्या होता है कि एक पार्टी जो है वो मेजॉरिटी से जीत जाती है। ठीक है, और ऐसा इतना कोई इशू नहीं होता। गवर्नर जो होता है वो जो है जो पार्टी जीत जाती है उसको कह देता है कि आप आके जो है वो सरकार बना लो। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ये चलता है। लेकिन मान लो कई बार क्या हो जाता है कि सर्कमस्टांसेस कुछ इस तरीके के बन जाते हैं कि क्लियर मेजॉरिटी जो है वो नहीं होती। ठीक है, फॉर एग्जांपल सबके पास 25-25% वोट्स हैं। ठीक है, ठीक है, अब क्लियर मेजॉरिटी नहीं है कि कौन जो है वो सरकार जो है वो बनाएगा। ठीक है, ऐसे में सरकार ये क्या करते हैं, ये लोग एक दूसरे से कैंडिडेट जो है वो लेना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये इंडिपेंडेंट वालों को बोलेंगे कि आप जो है आप हमें सपोर्ट जो है वो दे देना। ठीक है, सपोर्ट दे देना। अगर ये इधर आ जाएंगे, इनकी पार्टी में शामिल हो जाएंगे, तो क्या लग जाएगा, इनके ऊपर डिफेक्शन लग जाएगा। ठीक है, जो पिछली क्लासेस में हमने डिस्कस किया है। तो ये पार्टीज में नहीं आते हैं सच, हाँ इनको एक्सटर्नल सपोर्ट जो है वो दे देते हैं। ठीक है, अब जब ये इनको एक्सटर्नल सपोर्ट जो है वो देना स्टार्ट कर देते हैं, तो फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे 2 कैंडिडेट्स ने इसको सपोर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये इनकी वोटिंग जो है वो कितनी हो गई, 27। ठीक है, तो अब ये क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे कि हमारे पास भी 2 मेंबर जो है वो हमारे पास भी है, और ये मान लो कह दें कि 3 मेंबर जो है वो हमारे पास है। ठीक है, अब गवर्नर क्या करेंगे, गवर्नर के पास यहाँ पे जो है सीरीज ऑफ जो है क्या कहते हैं प्रोसीजर जो है वो उनके पास होता है। ठीक है, गवर्नर जो है सबसे पहले उस पार्टी को न्योता देते हैं कि आप जो है आके सरकार जो है वो बना लो। अगर किसी पार्टी के पास विदाउट एनी कोलेशन, ठीक है, बिना कोलेशन के जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो होगी, ठीक है, यहां पे फिलहाल कोई भी नहीं है, हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि इसके पास 26 वोट्स थे। ठीक है, तो ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, बाकी सबके पास 25-25 थे। ठीक है, तो गवर्नर क्या बोलेंगे, सबसे पहले इसको जो है मौका जो है वो दिया जाएगा जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी। ठीक है, ये भी कोलिशन से बनी है, बीजेपी प्लस ये क्या कहते हैं अकाली, और ये जो है आप जो है इन्होंने इनके साथ जो है 2 मेंबर्स इन्होंने इंडिपेंडेंट के लिए, तो इनके पास 26 हो गए। ठीक है, इनके पास जो है कांग्रेस के पास अपने 26 थे,
तो क्योंकि ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है तो इसको जो है सबसे पहला मौका जो है वो दिया जाएगा। तो ये फ्लोर पे आएंगे, अपना कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो शो करेंगे, ठीक है। यहां से भी एक दो बंदे जो है ये मिलाने की कोशिश करेंगे, इनको भी पता है कि जो है जो मुकाबला जो है वो कांटेगा, तो ये भी यहां से अपना सपोर्ट जो है वो लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हो सकता है यहां से ले, यहां से ले, यहां से ले, इनकी मर्जी होती है, जहां से इनको सपोर्ट मिल सकती है वो लेने की कोशिश जो है ये करते हैं, ठीक है। अब गवर्नर के पास जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि उस सरकार को या उस पार्टी को जो है वो मौका दिया जाएगा जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी, ठीक है, विदाउट एनी कोलिशन। लेकिन अगर कोलिशन के साथ सेकंड मौका जो है उसको दिया जाता है, अब क्योंकि वहां पे कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो इनको प्रूव करना होगा, ठीक है। जब वहां पे प्रूव नहीं होगा, मान लो फॉर एग्जांपल इन्होंने जो है ज्यादा बंदे इकट्ठे कर लिए, इनके पास 26 थे, इन्होंने मान लो 29 जो है वो कर लिए, यहां से और बंदों को जो है वो अट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। अब दूसरा, तो जब ये अपना कॉन्फिडेंस जो है वहां पे शो करेंगे तो ये इनका कॉन्फिडेंस जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो उसमें तब्दील जो है वो हो जाएगा, क्योंकि अपना कॉन्फिडेंस जो है ये शो नहीं कर पाएंगे, इनके मेंबर जो है वो ज्यादा हो जाएंगे। अब दूसरा मौका जो है उसको दिया जाता है कोलिशन के साथ, ठीक है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी विद कोलिशन, ठीक है। तो ये रूल जो है ये चलते हैं, ये सारा काम जो है वो कौन देखता है? गवर्नर, ठीक है। अब वो इश्यूज जो है वो लिखते हैं, देखो गवर्नर्स रोल इन अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर। गवर्नर्स रोल इन अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर। लिखो, फर्स्ट लिखो पंची कमीशन रिकमेंडेशन। पंची कमीशन की रिकमेंडेशंस ही हैं इसमें। लिखो देयर शुड बी सर्टेन गाइडलाइंस, देयर शुड बी सर्टेन गाइडलाइंस। और ये जो रूल्स मैंने आपको बताया ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखे हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखे हैं, बस होता है ऐसा आ रहा है, ठीक है, कन्वेंशन बनी हुई है। देयर शुड बी सर्टेन गाइडलाइंस which should be followed by governor in appointment of chief minister, in appointment of CM. Number 1, the party or combination of parties, the party or combination of parties which commands the widest support, which commands the widest support in legislative assembly should be called upon to form the government. Second point, if there is a pre-poll alliance, ठीक है, अगर आपकी उससे पहले ही अलायंस हो जाए, जैसे बीजेपी और अकालीस का अलायंस जो है वो पंजाब में चलता है, ठीक है। प्री पोल अलायंस का मतलब क्या होता है? जब आपकी वोटिंग हो रही है उससे पहले जो है अलायंस जो है वो बन जाए, ठीक है। देखो, इफ देयर इज अ प्री पोल अलायंस इट शुड बी ट्रीटेड एज वन पॉलिटिकल पार्टी। जैसे कि चंडीगढ़ में जो है ये आप और कांग्रेस जो है वो मिलकर इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। इफ देयर इज अ प्री पोल अलायंस इट शुड बी ट्रीटेड एज वन पॉलिटिकल पार्टी। And if such coalition or alliance obtains the majority, the leader of such coalition shall be called by governor to form the government. Third point, in case of no party or no pre-poll coalition
in case no party or no pre-poll coalition has a clear majority, the governor should select chief minister in order of preference given below. क्या ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस होगा? लिखो फर्स्ट पॉइंट, single and largest party staking a claim for a government with support of others. ठीक है, तो अगर कोई भी क्लियर मेजॉरिटी के साथ कोई भी नहीं जीता है तो उस केस में क्या होगा? सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है उसको बुलाया जाएगा. ठीक है, सेकंड प्रेफरेंस क्या होगी? अ पोस्ट इलेक्टोरल कोलिशन with all partners joining the government. ठीक है, तो या तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है सबसे पहले जो है उसको बुलाया जाएगा. सेकंड प्रेफरेंस किसको दी जाएगी? मान लो दोबारा से एग्जांपल बनाते हैं इसका. इन्होंने भी 25 वोट जीते, इन्होंने भी 25 जीते, इन्होंने भी 25 जीते. इंडिपेंडेंट वालों ने इसमें मान लो ये जो नीतू शटरा वाला है उसके पास 10 वोट थे, अमृतपाल जो है उसके पास 10 थे, बाकी बचे कितने? 5 जो है वो किसी और चंगू मंगू जो है वो ले गए होंगे. ठीक है, तो ये जो है इनके पास जो है टोटल 10 वोट जो है वो मिल गए. ठीक है, कांग्रेस ने क्या बोला? कांग्रेस ने बोला कि हम जो है नीतू शटरा वाले के साथ जो है हम सपोर्ट जो है इसकी वो ले लेंगे, तो इनके पास टोटल 35 वोट जो है वो हो गए. ठीक है, आप वालों ने बोला कि हम अमृतपाल से सपोर्ट नहीं, ये क्यों करेंगे? ये बीजेपी वालों ने बोला कि हम जो है अमृतपाल से सपोर्ट जो है वो ले लेते हैं, तो हमारे पास भी 35 वोट जो है वो हो जाएंगे. अब ये सारी गेम जो है ये 5 किसकी तरफ जाते हैं वो गेम जो है वो बनाएगी, आप गेम से बाहर हो गई. ठीक है, तो इसके जिसके पास या तो ये 5 के 5 कैंडिडेट दोनों में से कोई एक खींच ले, या फिर इसका जो है 3 कैंडिडेट जो है वो इनको एट मैक्स जो है वो चाहिए सरकार जो है वो बनाने के लिए. ठीक है, तो पोस्ट पार्टी अलायंस जो है किसकी एक्सटर्नल सपोर्ट जो है वो जाएगी, सेकंड प्रेफरेंस जो है वो उस तरीके से जो है वो देखा जाएगा. फॉर एग्जांपल पहले सब इंडिपेंडेंट जो है वो खड़े थे. ठीक है, कांग्रेस अलग थी, बीजेपी अकाली अलग थे, आप अलग थे. इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है उन्होंने अपनी छोटी मोटी पार्टियां बना के वो जो है वो अलग खड़े हुए थे. ठीक है, क्लियर मेजॉरिटी किसी की भी नहीं आई. ठीक है, यानी कि जो हमारा फर्स्ट पॉइंट जो था वो तो साइड पे ही हो गया. ठीक है, अब ये सपोर्ट जो है इनसे लेना स्टार्ट करेंगे. कौन किसको सपोर्ट करता है, जिसके पास ज्यादा सपोर्ट आ जाएगी तो वो जो है वो जाके गवर्नर को बोलेगा कि मेरे पास इतने लोगों की सपोर्ट है, अब मैं जो है मैं सरकार जो है वो बनाने का मुझे मौका जो है वो दिया जाए. ठीक है, तो गवर्नर उसको मौका देगा, वो जाके अपनी सरकार बनाएगा. बाकी लोग जो है वो ये प्रूव करेंगे कि इनके पास मेजॉरिटी जो है वो नहीं है, ये प्रूव करेंगे कि हमारे पास मेजॉरिटी जो है वो है. ठीक है, तो अगर मेजॉरिटी प्रूव हो जाएगी ये अपनी सरकार बना लेंगे, अगर नहीं प्रूव हो पाएगी तो जिसकी प्रूव हो जाएगी मेजॉरिटी वो अपनी सरकार जो है वो बना लेगा. ठीक है, सेकंड पॉइंट का मतलब ये था. थर्ड पॉइंट लिखो, अ पोस्ट इलेक्टोरल अलायंस सेकंड पॉइंट था आपका, अ पोस्ट इलेक्टोरल कोलिशन विद ऑल पार्टनर्स, अ पोस्ट इलेक्टोरल कोलिशन विद ऑल पार्टनर्स ज्वाइनिंग द गवर्नमेंट. Post electoral coalition with all partners joining the government. Next लिखो, a post electoral alliance with the support from outside. Post electoral alliance with support from outside. इलेक्टोरल कोलिशन और अलायंस के बीच में एक्सटर्नल सपोर्ट जो है, सपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड के बीच में डिफरेंस जो है वो समझ लो. वैसे मैंने आपको सपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड का मतलब जो है वो समझा दिया था. सपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड का मतलब क्या होगा कि ये लोग जो है ये अपनी पार्टी बना के रखेंगे. ठीक है, अपनी पार्टी जो है वो बोलेंगे कि हमारी पार्टी जो है वो अलग है, हमारी आइडियोलॉजी जो है वो अलग है. ठीक है, मैच कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती, डजंट मैटर. ठीक है, ये क्या करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ इनके साथ ज्वाइन नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इनको आउटसाइड सपोर्ट जो है वो देंगे. ठीक है, वो चीज क्या कहलाती है? आउटसाइड सपोर्ट. ठीक है, सेकंड कोलिशन क्या कहलाता है?
कि ये सारी की सारी पार्टी जो है वो जाके इनके साथ मिल जाए, ठीक है। अब इनके ऊपर डिफेक्शन नहीं लगेगी, क्यों? क्योंकि डिफेक्शन का मतलब क्या, कब नहीं लगती, जब 2/3 ऑफ द मेंबर्स जो है वो जाके मिल जाए, ठीक है। जब ये सारे के सारे ही जाके मिल रहे हैं तो डिफेक्शन जो है उनके ऊपर लगने का कोई चांस जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो ये है, इसको कहते हैं अलायंस, ठीक है। और आउटसाइड सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि ये पार्टी अलग से इंडिपेंडेंट पार्टी जो है वो रहेगी, ठीक है, इंडिविजुअल पार्टी जो है वो रहेगी, लेकिन आउटसाइड सपोर्ट जो है वो दे देगी किसी को भी। बीजेपी अकालीस को दे सकती है, आपको दे सकती है, कांग्रेस जो है उनको दे सकती है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट लिखो। सेकंड पॉइंट था आपका पोस्ट इलेक्टोरल कोलिशन विद ऑल पार्टीज ज्वाइनिंग द गवर्नमेंट। थर्ड पॉइंट था आपका पोस्ट इलेक्टोरल अलायंस विद सपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड। फोर्थ पॉइंट लिखो, ऑन क्वेश्चन ऑफ डिसमिसल ऑफ सीएम, on question of dismissal of CM, the governor should insist on CM proving his majority. Governor should insist on CM proving his majority on floor of the house, for which he should prescribe a time limit. Next लिखो, next heading डालो president rule लिखो। इसमें आर्टिकल 356 gives power to the president to remove state government in case of failure of constitutional machinery in state or when state government fail to comply with instructions from union government. Other factors include loss of majority in legislature, comma, breakdown of law and order, comma, indecisive outcomes of election, comma, defection and breakup of coalition, ठीक है। तो प्रेजेंट रूल आप कब जो है वो लग सकता है? सबसे पहले प्रेजेंट रूल में होता क्या है, ठीक है। प्रेजेंट रूल में क्या होता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट जो होती है उसको रिमूव जो है वो कर दिया जाता है और वहां पे जो है कुछ टाइम के लिए प्रेजेंट जो है वो रूल जो है वो करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब ये लगता कब है? जब स्टेट जो है वो सेंटर की बात ना माने, ठीक है, सेंटर के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग कंप्लाई जो है वो ना करे, एक जो है प्रेजेंट रूल जो है तब जो है वो लग सकता है। सेकंड, जब जो है क्लियर मेजॉरिटी जो है वो ना शो हो रही हो, ठीक है, कोई भी पार्टी जो है वो ना जीत रही हो, उस केस में भी प्रेजेंट लॉ जो है वो लग सकता है। थर्ड, जब लॉ एंड ऑर्डर जो है वो पूरी तरीके से जो है उसका ब्रेकडाउन जो है वो हो जाए, जो है आपकी स्टेट जो है पूरी स्टेट में दंगे जो है वो भड़क जाए, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो काबू से बाहर हो जाए, तब भी जो है प्रेजेंट रूल जो है वो लगा दिया जाता है। उसके अलावा जब लेजिस्लेचर में क्लियर मेजॉरिटी जो है वो ना शो हो रही हो, ठीक है, कोई पता ना चल रहा हो कि कौन जो है किसकी सरकार जो है वो बनेगी, बार बार गवर्नर जो है मौका दे दे कि आप जो है अपनी सरकार जो है वो बना लो, कोई भी सरकार जो है वो ना बना पाए, ठीक है, सरकार जो है बार बार टूटती रहे, उस केस में प्रेजेंट रूल जो है वो लग सकता है। उसके अलावा जब जो इलेक्शन जो है वो उसकी आउटकम जो है वो डिसाइसिव जो है वो ना हो, ठीक है, यानी कि इलेक्शंस करवाए गए
लेकिन या तो वो इलेक्शन जो है वो रिग हो गए, ठीक है, या फिर जो है क्लियरली कोई विजेता जो है वो सामने जो है वो नहीं आ रहा, ठीक है, बहुत सी जो आपके एमएलए जो है उनकी डिफेक्शन जो है वो हो गई, ठीक है, और जो कोलिशन जो है वो टूट गई, ठीक है, यानी कि सरकार जो है वो बन नहीं पा रही, इन केसेस में आपका प्रेजेंट रूल जो है वो लग जाता है, ठीक है। अब प्रेजेंट रूल लगने के बाद जो है दोबारा से इलेक्शंस होते हैं, देन उसके बाद जो है वापस से सरकार जो अगर स्टेबल बन पाती है तब वापस से सरकार जो है वो आती है, ठीक है। तो ये होता है आपका प्रेजेंट रूल। नेक्स्ट देखो इसमें सिंस 1950 present rule has been imposed more than 100 occasions comma on many occasions arbitrary manner and political reasons employed by government at center comma irrespective of political party heading it comma indicated the inability of political class to develop adequate convention for the use of this provision full stop. Ambiguous reasons such as maladministration comma loss of faith by public etc were employed as reasons to remove the government of opposing political parties full stop. Para change. In this context Supreme Court verdict in SR Bomai case was historic as it laid down key parameters to prevent arbitrary dismissal of state government under Article 356 ठीक है। तो अब क्या गाइडलाइंस दी है सुप्रीम कोर्ट ने, वो लिखते हैं, हेडिंग डालो गाइडलाइंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या गाइडलाइंस बाय सुप्रीम कोर्ट, गाइडलाइंस बाय सुप्रीम कोर्ट लिखो। फर्स्ट, प्रेजेंट प्रोक्लामेशन अंडर आर्टिकल 356 is not absolute until both houses of parliament approve his proclamation comma the president can only suspend the assembly but cannot dissolve it ठीक है। ये सारा जब हमने इमरजेंसीज जो है वो डिस्कस की थी, ये सब कुछ जो है वो मैंने वहां पे जो है वो आपको समझाया हुआ है, ठीक है। सेकंड पॉइंट,
present proclamation is subject to judicial review, is subject to judicial review and can be struck down by the court if it is based upon irrelevant grounds. If it is based upon irrelevant grounds. Next point, the court has power to restore the dismissal government. The court has power to restore the dismissal government. Next point, the question of state government losing the confidence of state assembly should be decided on the floor of house itself. Last point, new political party at center cannot dismiss ministries formed by another party in state on the basis that same party has lost election at union level. ठीक है, अब हुआ क्या, ये इन सब की जरूरत जो है वो क्यों पड़ी है, ऐसा बोमई केस जो है वो क्यों आया, क्योंकि जब इंदिरा गांधी आई ना तो इंदिरा गांधी जो है वो स्टेट्स में इलेक्शन जो है वो हारना स्टार्ट कर गई। ठीक है, तो जहां जहां पे वो इलेक्शन जो है वो हार जाती थी उस स्टेट में वो जो है प्रेजेंट रूल जो है वो लगा देती थी, कोई भी रैंडम रीजन जो है वो बना के। ठीक है, उसमें से एक रीजन इसने एक बार ये भी बनाया था कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मतलब उसका क्या कहना था, वो कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी पर्टिकुलर स्टेट में दूसरी सरकार जो है वो जीत जाए, क्योंकि सेंटर में तो हम जीत रहे हैं, तो अगर सेंटर में हमारी सरकार है तो किसी दूसरी स्टेट में कोई दूसरी सरकार जो है वो कैसे हो सकती है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस वजह से ये रीजन देके उसने क्या किया, यहाँ पे ये जो है आपका प्रेजेंट रूल जो है वो लगवा दिया था। दूसरा जो हमने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया कि ये जो है प्रेजेंट रूल जो है दोनों हाउसेज से जो है ये जो प्रेजेंट की प्रोक्लामेशन जो है वो दोनों हाउसेज से पास जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, तो इंदिरा गांधी ने क्या किया था कि जनरली इसके बाद ही ये रूल भी जो है इसके बाद आया कि प्रेसिडेंट जो है उसको सारी बात जो है वो कैबिनेट जो उसको बोलेगी वही करना होगा। ठीक है, किसी एक बंदे के कहने के ऊपर वो जो है प्रेसिडेंट जो है अपना डिसीजन जो है वो नहीं ले सकता, वो कैबिनेट के कहने के अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है, तो इंदिरा गांधी क्या करती थी, वो कैबिनेट को बाईपास करके उसने जो है प्रेजेंट रूल जो है इनफैक्ट नेशनल इमरजेंसी जो है वो लगवा दी थी। यहाँ पे क्या कहते हैं, बिना कैबिनेट से पूछे उसने डायरेक्ट जो है प्रेसिडेंट जो है उसके हस्ताक्षर करवा लिए और उसको ऑर्डर दे दिया कि आप जो है नेशनल इमरजेंसी जो है वो लगा दो। ठीक है, तो उस वजह से नेशनल इमरजेंसी जो है वो लगा दी गई थी। देन उसके बाद जो है रूल ये निकाला गया कि प्रेसिडेंट जो है वो कैबिनेट की सुनेगा, जब उसको कैबिनेट कहेगी तब प्रेसिडेंट जो है प्रेजेंट रूल जो है वो लगा सकता है, लेकिन उसी के साथ साथ ये चीजें जो है वो दोनों हाउसेज से पास करवानी होगी, आपकी लोकसभा से और राज्यसभा से, तभी प्रेजेंट जो है उसकी प्रोक्लामेशन जो है वो मानी जाएगी। ठीक है, तो ये सारे वर्डिक्ट जो है ये कहां पे आए, सुप्रीम कोर्ट ने दिए SR बोमई केस में। ठीक है, उसके अलावा इसी केस में यह भी बोला गया कि अगर प्रोक्लामेशन लग भी जाती है तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू जो है वो कर सकता है, और इनफैक्ट सिर्फ इतना ही नहीं, वो जो है उसकी प्रोक्लामेशन को प्रेजेंट की प्रोक्लामेशन को शट डाउन भी कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है SR बोमई केस में जो है वो सामने आई थी। अब लिखो रिकमेंडेशंस। सबसे पहले लिखो रिकमेंडेशन बाय राजामन्नार कमीशन। Recommendation by Rajamanar Commission. देखो, it recommended the deletion of
It recommended the deletion of Article 356. राजा मल्हार कमीशन कहते हैं कि ऐसा आर्टिकल ही नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो कहते हैं कि प्रेजेंट रूल जो है वो होना ही नहीं चाहिए, एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए. It recommended the deletion of Article 356 and said that it should be substituted by an article providing safeguard against arbitrary action of center. Next लिखो सरकारिया कमीशन. देखो Article 356 should be used in rare cases. Article 356 should be used in rare cases. Next लिखो वेंकट चलैया कमीशन. VENKET वेंकट चलैया, CHELLIAH वेंकट चलैया कमीशन. इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी? देखो the present rule should be used as a remedy of last resort. Present rule should be used as a remedy of last resort. Next लिखो पंची कमीशन. लिखो फर्स्ट पॉइंट, localized emergency. Article 356 should be used as a matter of last resort. And there is a need for a constitutional framework. Providing for localized emergency, which would ensure that the state government can continue to function, and the assembly would not have to be dissolved, while providing a mechanism to let central government respond to issue locally and specifically. Full stop. Second point, there should be separate legislation. There should be a separate legislation which should provide for specific situation in which a present rule can be imposed, situation being first point, separatist and other violations which threatens the sovereignty and integrity of India. Second subpoint, communal and sectorial violence
sectorial violence of nature which threatens the secular fabric of the country, which threatens the secular fabric of the country. Third subpoint, natural or man-made disasters of such dimensions beyond the capacity of state to cope up with. Third main point, it stressed that the scope of Article 257 clause 3 should be widened beside railway. It should include other vital installations, infrastructures such as dams, nuclear facilities, etc. अब ये पॉइंट का मतलब क्या है, आर्टिकल 357 क्लॉज 3 जो है उसमें ये चीजें दी गई हैं कि अगर स्टेट जो है किसी भी स्टेट में फॉर एग्जांपल कहीं से रेल जो है वो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे लोग क्या करें, इस स्टेट में इतने दंगे वगैरह हो जाए कि वो जो है ये रेलवे लाइंस जो है एक उखाड़ के जो है वो फेंक दें, इस केस के ऊपर भी जो आपका प्रेजेंट रूल जो है वो लग सकता है, ठीक है। तो इन्होंने रिकमेंडेशन क्या दी है कि इसमें 357 क्लॉज 3 में सिर्फ रेलवेज को मत इंक्लूड करो, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे कि आपके न्यूक्लियर फैसिलिटीज जो है उनको भी इंक्लूड कर दो, जो आपके डैम्स जो है उनको भी इंक्लूड कर दो, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि इसका स्कोप जो है उसको वाइड करो। उसके अलावा इन्होंने और बहुत सी अच्छी रिकमेंडेशंस जो है वो दी हैं, जो कि हमने लिखी भी यहाँ पे कि जो है प्रेजेंट रूल जो है सबसे पहले तो लगना नहीं चाहिए, ठीक है। लास्ट रिजॉर्ट जो है ये होना चाहिए, ये तो सभी ने बोली ये बात, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने क्या बोला कि प्रेजेंट रूल कब कब लगाओ, उन्होंने ये बात जो है ये क्लियर की पंची कमीशन है, ठीक है, जो इसकी अच्छी बात है। उन्होंने बताया कि अगर जो है किसी उसमें आपके किसी भी स्टेट में सेपरेटिस्ट फोर्सेस जो है वो ज्यादा बढ़ जाए तब उस केस में आप जो है प्रेजेंट रूल जो है वो लगा दो। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये जो आपकी नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं, ठीक है, वहां पे जो सेपरेटिस्ट फोर्सेस जो है जो रेडिकलाइजेशन जो है वो करती हैं, अगर वो जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है, लोगों को बहुत ज्यादा तंग करना जो है वो शुरू कर दे, तब उस केस में आप प्रेजेंट रूल जो है वो लगा दो, ठीक है। जब तक रूल्स क्लियर नहीं होंगे कि कहां पे प्रेजेंट रूल जो है वो लगाया जाना चाहिए, जब तक ये चीज जो है ये कोडिफाइड नहीं होगी या क्लियर नहीं होगी, तब तक उसका मिसयूज जो है वो होता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि आप जो है अगर वहां पे सेपरेटिस्ट फोर्सेस जो है वो आ गई हैं या वो जो है वो बहुत ज्यादा तंग कर रही है लोगों को, उस केस में प्रेजेंट रूल जो है वो लगा दो, ठीक है। बिना मर्जी आर्बिट्रेरी किसी भी रीजन के लिए जो है प्रेजेंट रूल जो है वो नहीं लगना चाहिए। दूसरी बात इन्होंने क्या बोली कि अगर जो है कहीं पे कम्युनल वायलेंस या सेक्टोरियल वायलेंस जो है वो हो रहा हो जो कि देश की उसको सेकुलर फैब्रिक को जो है वो थ्रेटन कर रहा हो, उस केस में प्रेजेंट रूल जो है वो लगाओ, ठीक है। तो ये बातें जो है पंची कमीशन ने बहुत अच्छी जो है ये यहाँ पे रिकमेंडेशन जो है वो दी है, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, इसी के साथ आपका ये टॉपिक जो है वो खत्म हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालो आप, पंची कमीशन रिकमेंडेशन इन जनरल, ठीक है। पंची कमीशन ने इन जनरल और भी बहुत सी चीजों के ऊपर जो है रिकमेंडेशन जो है वो दी है, तो वो लिख लो, ठीक है। किसी उसमें से किसी भी एक चीज के ऊपर क्वेश्चन जो है अगर वो आपको आता है तो वहां पे आपने ये रिकमेंडेशन जो है वो लिख देनी है जो टॉपिक से रिलेटेड होगी, ठीक है। तो लिखो सबसे पहले ऑन कंसल्टेशन विद स्टेट्स while legislating on matters in concurrent list लिखो for the subjects under concurrent list
Center has upper hand. For subjects under concurrent list, center has upper hand. As through legislation, union government can overpower. As through legislation, union government can overpower the already existing laws on same subjects in states. देखो इसका मतलब क्या है कि जो आपके चार आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, एक यूनियन लिस्ट, एक आपकी स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और एक रिजर्व लिस्ट, ठीक है। यूनियन लिस्ट के ऊपर सेंटर जो है वो कानून बना सकती है, रिजर्व लिस्ट के ऊपर भी सेंटर जो है वो कानून बना सकती है, स्टेट लिस्ट के ऊपर सिर्फ स्टेट जो है वो कानून जो है वो बना सकती है, कॉन्करेंट लिस्ट जो होती है सेंटर प्लस स्टेट दोनों मिलके जो है वो इसके ऊपर कानून जो है वो बना सकते हैं जो सब्जेक्ट जो है कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। लेकिन मान लो कोई सब्जेक्ट जो है जो कॉन्करेंट लिस्ट में पड़ा है उसके ऊपर स्टेट ने अपना कानून जो है वो बना के रखा है, लेकिन अगर इसके ऊपर सेंटर भी कानून बना देती है तो जो सेंटर का बनाया हुआ कानून होगा वो सुपरसीड कर जाएगा स्टेट के बनाए हुए कानून से, ठीक है, ये मतलब है इसका। अब इसके ऊपर पंची कमीशन ने क्या रिकमेंडेशंस दी हैं वो लिखो। फर्स्ट हेडिंग डाल दो रिकमेंडेशंस। फर्स्ट, broad agreement should be reached between union and states. Broad agreement should be reached between union and states before introducing legislation in parliament on matters in concurrent list. Next point, this agreement can be reached through interstate council. आगे जाके इंटरस्टेट काउंसिल जो है उसको भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, कमेटी ऑफ स्टेट मिनिस्टर्स should be formed to thrash out contentious issues in the bill. जब फार्मर लॉज जो बनाए गए थे तब जो स्टेट्स के जो मिनिस्टर्स जो थे उनको भी बुलाया गया था, ठीक है, लेकिन वो मूल कितने ज्यादा पढ़े लिखे हैं कि उनको समझ में नहीं आया कि ये बिल जो है वो सही है कि नहीं है। should be formed to thrash out. Next point, it is important that the records of proceedings in that committee include the views of state are made available to the parliament while introducing the bills on concurrent list subjects. फोर्थ पॉइंट रिपीट कर रहा हूं, लिखो, it is important that the records of proceedings in that committee including the views of state are made available
are made available to the parliament while introducing the bills on current list subjects. नेक्स्ट सेकंड, ये थी आपकी पहली रिकमेंडेशन जिसमें कि ये बोला गया था कि जो आपकी स्टेट्स जो है उनको भी लेजिस्लेटिव मैटर्स में जो है वो इंक्लूड करना चाहिए जब भी कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर, कॉन्करेंट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं उसके ऊपर कभी भी लॉ बनाओ तो, ठीक है। सेकंड है आपका सेकंड टॉपिक ऑन ट्रांसफर ऑफ एंट्रीज फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू यूनियन लिस्ट, ठीक है। स्टेट लिस्ट में किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप उठा के यूनियन लिस्ट में डाल रहे हो तब उसके ऊपर क्या करना चाहिए, उसके ऊपर जो रिकमेंडेशंस दी गई हैं वो लिखो। बी पॉइंट रिपीट कर रहा हूं, ऑन ट्रांसफर ऑफ एंट्रीज फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू यूनियन लिस्ट लिखो। अ जॉइंट इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म should be formed to examine whether there are positive impacts of transferring a subject from state to union list if findings are not positive it may be worthwhile to consider restoration of items to its original position in the state list, ठीक है। उसमें यही बोला गया है कि अगर आप कोई भी सब्जेक्ट जो है उसको उठा के स्टेट लिस्ट से उठा के आप यूनियन लिस्ट में डाल रहे हो तो ये देखो कि उसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा कुछ के नहीं पड़ेगा। अगर नहीं पड़ेगा तो वो उस सब्जेक्ट को उठा के वापस स्टेट लिस्ट में ही जो है वो रख देना चाहिए, ठीक है। सी पॉइंट ऑन ट्रीटी मेकिंग पावर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका ऑन ट्रीटी मेकिंग पावर। ये जो रिकमेंडेशंस अलग अलग चल रही है, ठीक है। इसमें थर्ड रिकमेंडेशन जो है, थर्ड जो पॉइंट है वो है आपका ऑन ट्रीटी मेकिंग पावर ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। इसमें लिखो फर्स्ट पॉइंट, द एक्सरसाइज ऑफ ट्रीटी मेकिंग पावर cannot be absolute as Indian political system is federal in nature। फर्स्ट पॉइंट लिखो इसमें, सेकंड पॉइंट लिखो, there is a need for legislation to regulate the treaty making power of union executive। Second point, third point, it is viable to refer such agreements to parliamentary committee concerned with a particular ministry of union government before it is ratified। Fourth point, treaties which affect
treaties which affect the rights and obligations, treaties which affect the rights and obligations of states by encroaching upon state subjects should be negotiated with greater involvement of states and their representatives in parliament. Fifth point, financial obligations arising out of these treaties should be featured in terms of references of finance commission permanently. Next heading, all India services. इसके लिए जो recommendations दिए हैं पंची कमीशन ने वो लिख लो. There should be constitution of few all India services in sectors like health, engineering, education, judiciary, etc. Next go. Second point, there should be an introduction of all India services catering the needs of third tier 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 of government ब्रैकेट में लिख लो लोकल गवर्नमेंट. ठीक है, तो वो कह रहे हैं ऑल इंडिया सर्विसेज से रिलेटेड पंची कमीशन क्या रिकमेंडेशन दे रहा है कि सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया सर्विसेज जो आप IAS IPS के लिए बनाते हो वो नहीं होनी चाहिए. उसके अलावा रेलवेज के लिए तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है. इसके लिए हेल्थ के लिए जो है ऑल इंडिया सर्विसेज एक हेल्थ के लिए होनी चाहिए, एक आपकी इंजीनियरिंग के लिए होनी चाहिए, एजुकेशन के लिए भी होनी चाहिए, जुडिशरी के लिए भी जो है वो होनी चाहिए. ठीक है, एक पॉइंट तो ये दिया है. सेकंड पॉइंट क्या दिया है कि जो आपकी जो थर्ड टियर ऑफ द गवर्नमेंट जो है यानी कि लोकल गवर्नमेंट जो है जिसमें पंचायत वगैरह जो है वो आती है, वहां पे भी ऑल इंडिया सर्विसेज जो है वो भी लाई जानी चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हेडिंग, ऑन इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा. लिखो, there should be an amendment of relevant provisions to give equality of seats to states in Rajya Sabha irrespective of population size. ठीक है, जैसे कि आपका जो लोकसभा है ना उसमें यूपी की आई थिंक 80 के आसपास सीट्स जो है वो जाती है. ठीक है, पंजाब की हमारी सीट्स जाती है 13. ठीक है, तो ये सारा क्राइटेरिया किस बेसिस के ऊपर होता है? आपकी पॉपुलेशन के बेसिस के ऊपर. ठीक है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग
जितना एक एमपी को जो है जितनी पॉपुलेशन अलॉट होती है उसी के अकॉर्डिंग पंजाब की जितनी पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग पंजाब में 13 एमपीज जो है वो आते हैं, यूपी के पास जो है 80 एमपीज जो है वो होते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया लोकसभा में। वो कहते हैं कि राज्यसभा में ऐसे करो, राज्यसभा किसके लिए है, सीट्स के लिए जो है वो बनाई गई है। ठीक है, तो उसमें ऐसे करो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि यूपी के पास क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है तो उसके एमपीज जो है वो भी ज्यादा कर दो। ठीक है, अगर यूपी के पास, यूपी एक स्टेट है तो उसके पास जितने एमपीज हैं उतने ही एमपीज किसी भी छोटी स्टेट के पास भी होने चाहिए, किसमें, राज्यसभा में। ठीक है, यहां पे वो कहते हैं यहां पे आप पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग करो, लेकिन यहां पे जो है सीट्स जो है वो इक्वल करो। ठीक है, अगर यूपी के पास 80 सीट्स हैं या 40 सीट्स हैं तो सिक्किम को भी 40 सीट्स दो। ठीक है, नागालैंड जो है उसको भी 40 सीट्स दो, पंजाब जो है उसको भी 40 सीट्स जो है वो मिलनी चाहिए। ठीक है, वैसे पंजाब की सीट जो है वो 7 है, राज्यसभा की सीट 7 है और ये लोकसभा की सीट जो है वो 13 है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि सबको बराबर जो है वो मिलना चाहिए यहाँ पे, इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉपुलेशन। नेक्स्ट हेडिंग ऑन गवर्नमेंट ऑब्लिगेशन, ये एक ही रिकमेंडेशन थी जो मैंने लिखवा दी आपको। नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट टॉपिक ऑन गवर्नमेंट ऑब्लिगेशन, ऑन गवर्नमेंट ऑब्लिगेशन टू सपोर्ट कोर्ट एक्सपेंडिचर, on government obligation to support court expenditure when laws are made, when laws are made। इसमें लिखो an expert committee, last topic है आज का, an expert committee has recommended, an expert committee has recommended to the government that, expert committee has recommended to the government that judicial impact assessment should be made whenever legislation are proposed, whenever legislations are proposed, financial memorandum, whenever legislations are proposed and financial financial memorandum should reflect judicial cost as well, judicial cost as well, full stop। Judicial council shall be formed, judicial council shall be formed at central and state level, judicial council shall be formed at central and state level to prepare a judicial budget, to prepare a judicial budget। इसके बाद आपकी 2 क्लासेस आएंगी, दोनों की दोनों प्राइवेट रहेंगी। देन उसके बाद जो है वो हम जुडिशरी जो है वो डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका साइमल्टेनियस इलेक्शंस, देन उसके बाद आपका टॉपिक आएगा इंटरस्टेट काउंसिल्स, देन उसके बाद आपका टॉपिक आएगा इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट, देन उसके बाद टॉपिक आएगा आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, तो ये 2 क्लासेस, 2 या एट मैक्स, वैसे तो 2 क्लासेस में ही फिनिश हो जाएगा। अगर 3 क्लासेस आती होंगी तो 3 आ जाएंगी, लेकिन ये सारी क्लासेस जो है वो आपकी प्राइवेट रहेंगी। ठीक है, उसके बाद जो क्लास आएगी वो आएगी आपकी जुडिशरी के ऊपर, वो क्लास जो है वो पब्लिक कर देंगे। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।